Today topic is based on the topic business environment and factor affecting the business environment. You can say the component of the business environment. First I will tell you what is business. All the activities which is performed to earn the profit is called business. वो सारी एक्टिविटीज़ जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है उन्हें हम बिजनेस कहते हैं. कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं जिसका हमारा मेन मोटो ये होता है कि उससे हमें प्रॉफिट ही होगा, उसे हम बिजनेस कहते हैं. अब आता है बिजनेस एनवायरनमेंट. जो बिजनेस है वो एनवायरनमेंट का एक इंटरनल पार्ट होता है और एनवायरनमेंट में जो भी फैक्टर्स आते हैं वो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. आप ये कह सकते हो, यू कैन से दैट ऑल दोज फैक्टर विच अफेक्ट द बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट. और बिजनेस जो भी बिजनेस तभी स्मूथली रन कर सकता है जब वो इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज होता रहेगा. क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका एक फीचर है कि इन्वायरमेंट डायनामिक होता है. आप ये कह सकते हो कि फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंज होता है. अगर जो हमारा जो बिजनेस है वो इन्वायरमेंट के साथ फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होगा, क्विकली चेंज नहीं होगा, तो हम क्या होंगे, आउट ऑफ डेटेड हो जाएंगे और कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएंगे. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस होते जा रहे हैं और जो उसकी अगर हमारे बिजनेस में नीड है चेंज करने की तो हमें उसे चेंज करना चाहिए. अब मैं आपको बता देती हूँ फैक्टर अफेक्टिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट. आप ये भी कह सकते हैं कि वो कंपोनेंट भी होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के. दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, वो कंट्रोलेबल होता है कि हम उसको कुछ लिमिट तक कंट्रोल कर सकते हैं. और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है वो अनकंट्रोलेबल होता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. इंटरनल एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो विद इन द सराउंडिंग ऑफ द बिजनेस, जो हमारे बिजनेस के सराउंडिंग में आते हैं. जैसे कि हमारी मैनेजर पॉलिसीज होगी, ऑब्जेक्टिव हो गए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, लेबर एंड मैनेजमेंट रिलेशनशिप हो गए. ये सारे फैक्टर जो हमारे विद इन द बिजनेस होते हैं उसकी सराउंडिंग के अंदर, तो इन फैक्टर्स को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं. अब आता है एक्सटर्नल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर को भी हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो. माइक्रो क्या होता है, एक तरह से इमीडिएट इन्वायरमेंट भी कहते हैं हम उसको. उसे भी हम कुछ ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, कुछ लिमिट तक कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम उसको नहीं कर सकते, कुछ हद तक. अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो माइक्रो इन्वायरमेंट है उसमें क्या क्या आता है. सप्लायर आता है आपका, कस्टमर आता है आपके, मार्केटिंग मिडलमैन्स आते हैं आपके, कॉम्पिटिटर आते हैं आपके, और आपकी पब्लिक आते हैं. सबसे पहले सप्लायर. सप्लायर कौन होता है, जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, आपकी इनपुट सप्लाई करते हैं प्रोडक्शन के लिए जो रिक्वायर होते हैं. सप्लायर जब भी आप चूज़ करते हो तो आप दो चीज़ें अपना ध्यान में रखते हैं, एक होता है रिलायबल और एक मल्टीपल सप्लायर. रिलायबल क्या होता है, अगर आपका सप्लायर रिलायबल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका सप्लायर रिलायबल नहीं है तो क्या होगा, आपको इन्वेंट्री ज़्यादा रखनी पड़ेगी. क्या पता वो आगे सप्लाई ना दे, आपको अच्छे मटेरियल की सप्लाई ना दे. अगर इन्वेंट्री हाई होगी तो क्या होगा, आपकी कॉस्ट हाई होगी. फिर आता है मल्टीपल सप्लायर. कोई भी बिजनेसमैन चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, एक सिंगल सप्लायर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि एक सिंगल सप्लायर पे डिपेंड करना बहुत ही रिस्की होता है. तो हम क्या होते हैं, एक से ज़्यादा सप्लायर को क्या ऊपर रखते हैं. अगर एक नहीं कर पाया तो हम दूसरे को ले लेते हैं ताकि हमें शॉर्टेज ऑफ मटेरियल ना हो, और हमारा प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू चलता रहे. नेक्स्ट आता है कस्टमर. जो हमारा मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था उसमें ये कहा गया कि कस्टमर इज ए किंग. हम कस्टमर को किंग मानते हैं और उसकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सबसे ज़रूरी है कस्टमर को सेटिस्फाई करना, उसकी नीड एंड प्रेफरेंस को ध्यान में रखना. कोई भी बिजनेस है वो अगर कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है तो उसकी मेन कंसिडरेशन क्या होती है, बिजनेस कस्टमर की नीड एंड प्रेफरेंस और टेस्ट जो उसे चाहिए उस हिसाब से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना. कस्टमर मैनी टाइप के होते हैं, कई तरह के होते हैं. जैसे आपका फॉरेन कस्टमर हो गया, रिटेल कस्टमर हो गया, होलसेलर कस्टमर हो गया, इंडस्ट्रियल कस्टमर है, आपका गवर्नमेंट कस्टमर है. फिर आते हैं, थर्ड आता है आपका मार्केटिंग मिडलमैन. हम इन्हें एजेंट या ब्रोकर भी कहते हैं जो हेल्प करते हैं इन फाइंडिंग द कस्टमर, और यू कैन से दैट दे कैन वर्क जस्ट लाइक अ ब्रिज बिटवीन अ कस्टमर एंड ए बिजनेस. एक ब्रिज की तरह काम करते हैं कस्टमर और बिजनेस के बीच में. फिर आता है कॉम्पिटिटर. कॉम्पिटिटर कौन होता है, कॉम्पिटिटर वो होता है जो आपका प्रोडक्ट है उससे सिमिलर प्रोडक्ट या उसका सब्सिट्यूट प्रोड्यूस करता है. फॉर एग्जाम्पल, आप मोटरसाइकिल का आपका बिजनेस है तो आपका कॉम्पिटिटर सिर्फ वही बिजनेस या वही इंडस्ट्री नहीं है जो सिर्फ मोटरसाइकिल प्रोड्यूस करती है. वो सारी हैं जो टू व्हीलर प्रोड्यूस करती है, जैसे आपका स्कूटर हो गया, स्कूटी हो, ये भी आपको स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देते हैं. तो आपको अपने कॉम्पिटिटर भी आइडेंटिफाई करने होते हैं. नेक्स्ट आता है पब्लिक. पब्लिक में क्या क्या होता है,
पब्लिक में दोनों तरह की पब्लिक होती है आपके, उसमें यूजर्स भी होते हैं और नॉट यूजर्स भी होते हैं। वो भी होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और वो भी होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते। लेकिन पब्लिक में हम जो दो चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखते हैं, वो एक तो होता है मीडिया आपका न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, इन सब चीज़ों में आपके बिजनेस में के बारे में कैसी इंफॉर्मेशन आ रही है। और सेकंड आता है लोकल पब्लिक क्या होता है, जहाँ आपकी कौन से एरिया में आपकी बिजनेस यूनिट सेटअप है, आप जिस एरिया में सेटअप करते हो उसकी लोकल पब्लिक को आपके प्रोडक्ट की ज़्यादा नॉलेज होती है। ये तो था आपका माइक्रो इन्वायरमेंट। अब आता है मैक्रो। हमारे बिजनेस की जो ग्रोथ है या मेनली जो है वो डिपेंड करता है मैक्रो इन्वायरमेंट में, और मैक्रो इन्वायरमेंट में जो फैक्टर होते हैं वो अनकंट्रोलेबल होते हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे पहले आता है आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक है इकोनॉमिक कंडीशन, एक होता है आपका इकोनॉमिक पॉलिसीज और एक होता है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक कंडीशन क्या होता है, अगर इकोनॉमिक हमारे उसकी कंट्री की कंडीशन है कैसी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे, अगर हमारी इकोनॉमी में बूम है सपोज करो, तो फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी बिजनेस के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और अगर डिप्रेशन आ जाता है, रिसेशन है, तो क्या होगा, अनफेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ है बिजनेस के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। फिर आता है हमारा, जैसे अभी रिसेंट का एग्जांपल कोरोना था, तो क्या हुआ, रिसेशन आया, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी बिजनेस के लिए। फिर आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन, जो गवर्नमेंट हमारी जो होती है वो पॉलिसीज बनाती है। अगर वो अच्छी पॉजिटिव पॉलिसी बनाती है तो फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं इन्वायरमेंट में बिजनेस के लिए, और अगर पॉलिसीज अच्छी नहीं होती, नेगेटिव अपॉर्चुनिटी थ्रेट होता है एक तरह से बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट में। किस तरह की पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट, जैसे सब्सिडी दे दी, टैक्स हॉलीडेज होगी, कंसेशन दे दिया आपको, एक्सपोर्ट ड्यूटी में दे दिया, कस्टम ड्यूटी में दे दिया। तो इस तरह से अगर आपको किसी प्रोडक्ट पे सब्सिडी मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो क्या हो गया, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी। फिर नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक सिस्टम। 3 तरह के सिस्टम होते हैं हमारे यहाँ पे, एक होता है मिक्स सिस्टम होता है आपका, कैपिटलिज्म होता है और सोशलिज्म होता है। सबसे पहले कैपिटलिज्म क्या होता है, प्राइवेट ओन्ड होता है, क्या मेजर एरिया जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर कवर करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका यूएसए है, यूके है। सोशलिज्म में क्या होता है, स्टेट ओन, गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा होता है, पब्लिक सेक्टर की कवरिंग ज़्यादा होती है, प्राइवेटाइजेशन बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है, प्राइवेटाइजेशन होता ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चाइना। फिर नेक्स्ट आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, वो कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें दोनों सेक्टर्स ग्रोथ करते हैं, पब्लिक भी और प्राइवेट भी। तो उसका जो एग्जाम्पल है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया। फिर जो हमारा नेक्स्ट इन्वायरमेंट आता है वो है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स होती है वो सब बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब हम इसका रिसेंट एग्जांपल आप अमेरिका के ले सकते हो कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था ट्रम्प, उसने अदर जो कंट्रीज थी सबके साथ रिलेशन खराब कर लिए, बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स थे, बिलेटरल एग्रीमेंट्स थे, सभी को उसने खत्म कर दिया। उससे क्या हुआ, अमेरिका की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा वीक होगी। इसके अलावा जो फैक्टर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आते हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, गवर्नमेंट चेंज होती है, रूल्स चेंज होते हैं, पॉलिसीज चेंज होती है। मे बी एक गवर्नमेंट ने आपके प्रोडक्ट में सब्सिडी दे रखी है, दूसरी गवर्नमेंट उसको हटा देती है, एक्सपोर्ट पॉलिसीज चेंज कर दी, इंपोर्ट पॉलिसीज चेंज कर दी, रिलेशन विद अदर कंट्रीज, किसी कंट्री के साथ इस गवर्नमेंट में अच्छे रिलेशन थे, नेक्स्ट जो गवर्नमेंट है उसके रिलेशन अच्छे नहीं है उसके साथ। इसके अलावा गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी, किस गवर्नमेंट की कैसी आइडियोलॉजी, वो क्या चाहती है, किस टाइप से ग्रोथ चाहती है, तो ये सारे जो आपके पॉलिटिकल फैक्टर आते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को। नेक्स्ट आता है सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। हर सोसाइटी का अलग अलग कल्चर होता है, और जो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर होते हैं वो भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इसमें क्या आते हैं, आपकी वैल्यूज़ आ जाती है, आपकी बिलीफ आते हैं, नॉर्म्स आते हैं, आपकी लैंग्वेज हो गई, आपकी ट्रेडिशंस हो गई, आपकी कस्टम्स होगी, ये सारी चीज़ें आती है। और कोई भी बिजनेस, अगर कोई बिजनेसमैन कोई या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है तो भी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। फॉर एग्जांपल जो जैन कम्युनिटी होती है वो अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उनको अलाउ नहीं करती टू वर्क इन लेदर इंडस्ट्री एंड टू वर्क इन सिगरेट एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इस तरह से। और इसके अलावा लैंग्वेज का क्या होता है, आप कभी भी देखते हो कोई भी बिजनेस होता है, वो कोई भी एडवर्टीजमेंट बनाता है तो लैंग्वेज क्या, वो डिफरेंट काइंड लैंग्वेज में उसको डब करता है, तेलुगु में भी करता है, जहाँ जहाँ उसकी प्रोडक्ट की अप्रोच होती है, जिस स्टेट में जहाँ तक उसके हिसाब से वो एडवर्टीजमेंट बनाता है, और उनकी वहाँ की जो भी सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ है अपने प्रोडक्ट को बनाते वक्त वो उनको ध्यान में रखता है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। लास्ट 15 ईयर से या लास्ट 50 डिकेड से आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। कुछ जो उसकी इनोवेशंस हैं वो अच्छी हैं, कुछ हैं हॉरेबल्स हैं। जैसे
किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, हार्ट सर्जरी हुई है, ये सब क्या है, अच्छी इनोवेशन है। लेकिन वही हाइड्रोबम का बनना या मिसाइल्स वगैरह नेगेटिव हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी में जो जो चेंजेस आ रहे हैं, अगर बिजनेस उस टेक्नोलॉजी को अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसके लिए ग्रो करना इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले क्या था, बिजनेस जो यूनिट्स थी वो एक्सेप्ट नहीं करती थी जल्दी से टेक्नोलॉजिकल चेंज को, अवॉइड कर देती थी। वो सोचती थी कि हमारी बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है, मशीनें, वो आउटडेटेड हो जाएगी, एक्सपेंस बढ़ेगा। लेकिन अब वो ऐसा नहीं करती। उसका मेन रीज़न है क्या, एमएनसीज, ग्लोबलाइजेशन, उसकी ये होना। ग्लोबलाइजेशन और एमएनसीज कंपनीज के आने के बाद जो हमारी डोमेस्टिक यूनिट्स हैं, उनको जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो फ्रिक्वेंटली एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आता है, हमारे ज्योग्राफिकल, इकोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया, ये सारे फैक्टर्स आते हैं। हम कोई भी अपनी इंडस्ट्री जब सेटअप करते हैं तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। ऐसा नहीं कि हमने इनको इग्नोर करके इंडस्ट्री को सेटअप कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्लाइमेट और वेदर को ध्यान में रखते हैं तो जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हम उसको महाराष्ट्र में, मोस्टली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है वो महाराष्ट्र में सेटअप होती हैं या गुजरात में होती हैं। इसके अलावा अगर हम जोग्राफिकल उसकी बात करें, डेमोग्राफिक की बात करें, तो जो हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज होती है वो मोस्टली कहाँ होती है, बिहार और उड़ीसा में होती है। तो कोई भी बिजनेसमैन जो बिजनेस अपना सेटअप करता है तो वो नेचुरल एनवायरनमेंट की स्टडी ज़रूर करता है कि उसका प्रोडक्ट कहाँ सही से सेट होगा। उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट आता है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में क्या होता है, हम जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसकी फीचर्स की स्टडी करते हैं। जैसे पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, हमारा एज कंपोजिशन क्या है, सेक्स कंपोजिशन क्या है, अर्बन है, रूरल है, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अर्बन में क्या होता है, माइक्रोवेव, ओवन, एसी, जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होती हैं इनकी डिमांड ज़्यादा होती है, जबकि रूरल में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होती है। तो इसी तरह से जब हम ये चीज़ें करते हैं तो हम इन सारी चीज़ों के सिनेरियो को ध्यान में रखते हैं कि हमारे पास किस टाइप का वो है सेगमेंट है। हमारे पास चिल्ड्रन सेगमेंट है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ firstcry.com का। जैसे जहाँ उसने लगा रखे, लेकिन उनका मेन सेगमेंट क्या चूज़ कर रखा है उन्होंने, डेमोग्राफिक लेके पॉपुलेशन, वो उसका चिल्ड्रंस का, किस वो चिल्ड्रंस के लिए कपड़े मतलब क्लोथ्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट स्पेशली उन बिजनेस यूनिट्स को अफेक्ट करता है जो टोटली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे डिपेंड करती हैं। और ये बहुत ज़रूर, अब इंटरनेशनल एनवायरनमेंट और कैसे अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे अभी गल्फ वार हुआ था, अब बहुत पहले ऑयल क्राइसिस हुए थे, ONCG, तो इनका इफेक्ट सब हर कंट्री पे पड़ा था। मुझे जहाँ तक याद है 2009 में अमेरिका में लेमन ब्रदर्स बैंक वो बैंकरप्ट हो गया था। वो हुआ अमेरिका में था, लेकिन इंडिया में उस टाइम बहुत ही ज़्यादा रिसेशन हुआ था और इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चली गई थी। अगर अभी जो कोरोना आया है, अगर वो सिर्फ वहीं ब्रिटेन और इटली यहीं तक भी अगर वो सिर्फ इतना, तो भी हमारी इकोनॉमी उससे अफेक्ट होती। हालांकि वो तब पूरी कंट्री में फैल चुका है, लेकिन अगर वो सिर्फ वहीं तक भी होता तो वो उसको फिर भी हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करता। क्योंकि अब जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो वो है ग्लोबलाइजेशन का, कि हर कंट्री अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके दूसरी कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। दूसरी कंट्री के हमारे यहाँ पे MNC सेटअप हो रही है, हमारे यहाँ से भी कोई कंपनी दूसरी कंट्रीज में जाके एज MNC सेट हो रही है। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी क्राइसिस होते हैं वो हमारी कंट्री होगी या हर कंट्री की इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आता है। व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट।